विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजित कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह बोर्ड के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये गुजरात बोर्ड की एग्ज़ाम में टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन पार्ट ए में रहेंगे। पेपर में जो पार्ट ए होता है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इसलिए पार्ट ए में कुल 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे और पार्ट बी में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, पार्ट बी में तो लगभग फिक्स होता है कि इस विधि के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पार्ट ए में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 2 क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, या तो खाली जगह के होते हैं, या विकल्प के होते हैं, या सही गलत के होते हैं। अब वो कहीं से कुछ भी पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसका व्यवहारिक उपयोग बहुत ज़्यादा है। हम कोई भी गवर्नमेंट का कंपटीशन का एग्जाम दे, उदाहरण के रूप में रेलवे का हो, बैंक का हो, कोई भी एग्जाम अगर कंपटीशन का दे रहे हैं तो उसमें संख्या से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखें। देखिए, ये जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें सबसे ऊपर संख्याओं के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ, सम संख्या हुआ, विषम संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, सबके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे, जिस विधि से अपने को लसा और मसा निकालना होगा। तीसरे नंबर पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। उसके नीचे दिया हुआ है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी अपरिमेय संख्याएं कौन होती है, वो कैसे दशमलव के बाद बार बार उनका पुनर्भ्रमण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी प्रमेय संख्याएं दशमलव में कैसे लिखी जाती है। और लास्ट में पढ़ेंगे करड़ी के बारे में, वर्गमूल वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इतने 6 टॉपिक अपने को पढ़ना है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक संख्याओं का परिचय। देखिए, यहाँ संख्याओं का परिचय में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसलिए इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। अब प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से हमेशा शुरू होती है। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये अनंत तक जाती है। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 0 नहीं आता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख नहीं सकते। अपने 2-4 दिन मेहनत करें, 2-4 दिन मेहनत करके ऐसे 999 लिखते जाएं और बोले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपने लिख दिया, तब तक कोई एक आदमी आएगा उसके पीछे एक और 9 लगा देगा तो बोलेगा कि इससे बड़ी ये संख्या हो गई। तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। विकल्प के लिए हमेशा याद रखना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। और प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 0 का समावेश नहीं होता है। अब शुरुआत में प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए, जैसे जंगल हुआ, पेड़, जंगल में पेड़ हुए, जानवरों की संख्या गिनने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। हम लोग भी बचपन में जब सीखने गए थे, जब गिनती सीख रहे थे तो गिनती हमेशा 1 से ही शुरू करते थे। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को गिनती भी कहते हैं, गिनती की संख्याएं भी कहते हैं, याद रखना। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके अंदर 0 आता है और 0 आने के बाद सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती है। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती है। आप ध्यान देना, जब डैश डैश लगाना होगा तो पीछे सिर्फ 3 पॉइंट ही लगाते हैं, 3 टपका ही देते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होगी? 0। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 थी और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। और इसमें भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपने लिख नहीं सकते। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। और पूर्णांक संख्या में माइनस वाली भी संख्याएं आती है, प्लस वाली भी संख्याएं आती है। जैसे यहाँ डैश डैश डैश, अब इस तरह से हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इधर भी डैश डैश डैश। इधर भी ये संख्या अनंत तक है, इधर भी ये संख्या अनंत तक है। तो अब इसके अंदर न सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लिखी जा सकती है, न सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या लिखी जा सकती है। इसमें छोटा बड़ा करके कुछ नहीं पूछा जाता है। अब देखिए पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है। ये जो माइनस में जितनी संख्याएं आई हुई है इसको हम लोग कहते हैं ऋण पूर्णांक। और जो भी प्लस में संख्याएं आई हुई है इधर अनंत तक, 1 2 3 और इधर अनंत तक, इसको हम लोग कहते हैं धन पूर्णांक। और शून्य में न तो माइनस होता है न प्लस होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक में टोटल ये प्राकृतिक संख्या आ जाती है, याद रखना। धन पूर्णांक में टोटल प्राकृतिक संख्या आती है। ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3 ये सब आती है। शून्य पूर्णांक आप लोग जानते ही हो। इसके बाद हम आगे देखते हैं अपूर्णांक संख्या। अपूर्णांक संख्या में क्या होता है? अब देखिए कोई भी संख्या जो पूर्ण न हो, पूर्ण न होने का मतलब जैसे मान के चलो कि क्लास में विद्यार्थियों की संख्या अगर आपको निकालने को कहा जाए कि इस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं गिन के आप बताओ, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिनते गिनते 50 55 जो भी संख्या होगी आप गिन सकते हो। विद्यार्थियों की संख्या अपूर्णांक नहीं होगी। आप आकर के ऐसा नहीं बोलोगे सर क्लास के अंदर 60.5 विद्यार्थी है, ऐसा नहीं बोलोगे कि 64.8 विद्यार्थी है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या पूरी पूरी ही होती है। तो जो संख्या पूर्ण नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? अपूर्णांक। अपूर्णांक में 2 तरह की संख्या होती है। जैसे मान के चलो 1 से कोई छोटी संख्या है, उसको हम लिख देंगे 1/2, 1/5, 3/8। इस तरह से बटे वाली कोई भी संख्या 1 से बड़ी भले क्यों ना हो बटे में, लेकिन अगर बटे में है, जैसे ये है 15/2, ये भी अपूर्णांक कहलाएगी। इसके बाद पॉइंट में भी आता है, जैसे 0.6, 2.3, 5.7, बड़ी बड़ी भी संख्याएं ले सकते हैं कि 145.8 इस तरह से। तो जो संख्याएं बटे में होती है या दशमलव में होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्या को जेड से डिनोट करते हैं या जेड से प्रदर्शित करते हैं। अपूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कोई खास संख्या नहीं होती है। इसके बाद इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ें। अब आगे देखते हैं सम संख्या के बारे में। और सम संख्या हम तो बहुत बचपन से जान चुके हैं सम संख्या के बारे में, कि ऐसी संख्याएं जिनको समान टुकड़ों में 2 भागों में बांटा जा सके। उदाहरण के रूप में आपके पास 6 रोटी है और 2 विद्यार्थियों को बांटने के लिए कहा जाएगा, तो आप 3-3 रोटी दोनों को दे दोगे। आपको किसी भी रोटी की तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु अगर आपके पास 5 रोटी हो, अगर आपके पास 5 रोटी हो और 2 विद्यार्थी में देने को कहा जाए, तब क्या करोगे? 2-2 रोटी तो पूरा पूरा दे दोगे। अब बच जाएगी आपके पास 1 रोटी, तो उसका आधा आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 जो है सम संख्या नहीं कहलाएगी। लेकिन यही अगर यहाँ पर 6 संख्या हो, 6 रोटी हो, 2 विद्यार्थियों को बांटने को कहा जाए, तो अपने 3-3 रोटी दे सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अब शॉर्ट में हम ये समझे कि ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग दिया जा सके। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग दिया जा सके या जो 2 से विभाजित हो,
उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश डैश, यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से पूरा विभाजित ना हो, जैसे यहाँ पर 5 था, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो यहाँ लिख देंगे जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी जिनको 2 बराबर भागों में बांटा ना जा सकता हो। उदाहरण के रूप में अगर मान लो कि मेरे पास 5 आम है और 2 बच्चों के बीच में बांटना है, तो उसको पूरा पूरा हम नहीं बांटेंगे, 2-2 दे देंगे, एक आम को काटना पड़ जाएगा। मेरे पास 7 आम है और 3 लोगों को बांटना है, उसको भी हम पूरा पूरा नहीं बांट सकते। यानी जो 2 से विभाज्य न हो, जिसमें 2 का भाग न जाता हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे ओड नंबर कहते हैं, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 के बाद आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश डैश। ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। अब हम लोग देखें अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो। ध्यान रखना, ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो, यानी उसमें खुद से भाग लगता हो या 1 से भाग लगता हो, बाकी किसी से भी दूसरी संख्या से भाग न लगता हो। उदाहरण के रूप में अगर हम 2 ले लें तो 2 में सिर्फ 2 का ही भाग लग सकता है और 2 में 1 का भाग लग सकता है, बाकी किसी का भाग लगेगा नहीं। 1 ले ले तो 1 में सिर्फ 1 का ही भाग लगता है, बाकी किसी संख्या का भाग लगता नहीं है। फिर 3 में भी सिर्फ 3 का ही भाग लगता है, 1 का भाग लगेगा, 3 का भाग लगेगा, बाकी किसी से भाग लगेगा नहीं। अब उदाहरण के रूप में हम ले लेंगे 4, तो 4 में 4 का भाग लगेगा, 1 का भाग लगेगा, परंतु 4 में 2 का भी भाग लग जाएगा, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 4 क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा या विभाज्य संख्या कहलाएगा। अब आगे देखते हैं 5 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद 6, तो 6 में तो 2 का भी भाग लगता है, 3 का भी भाग लगता है, इसलिए 6 नहीं आएगा। अब क्या आएगा? 7 में 1 का भाग लगता है और 7 का भाग लगता है, 2 ही संख्या से भाग जा सकता है। इसके बाद 8 में तो 2 का भी भाग लगेगा, 4 का भी लगेगा, इसलिए 8 भाज्य संख्या कहलाएगी। इसके बाद अगला उदाहरण हम ले लेते हैं 9 में 3 का भाग लग जाता है, यानी दूसरी संख्या से कट जाता है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसके बाद ले लेंगे 10, 9 के बाद 10 में 2 का भाग लगता है, 5 का भाग लगता है। अब ले ले 11 में दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं लगता, सिर्फ 1 का लगेगा और 11 का लगेगा। यानी ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग लगे और उसके साथ साथ वो जो संख्या हो उससे भाग लगे। ये 1 है तो 1 से भाग लगे, ये 2 है तो 2 से ही भाग लगे, दूसरी संख्या से भाग ना लगे। ये 3 है तो 3 से ही भाग लगे, दूसरी संख्या से भाग ना लगे। ये 5 है तो सिर्फ 5 से ही भाग लगे, दूसरी संख्या से भाग ना लगे। 7 है तो 7 को सिर्फ 7 से ही भाग दे सकते हो, दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हो। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। इसके बाद अब भाज्य संख्या आता है। भाज्य संख्या को विभाज्य संख्या भी कहा जाता है, इंग्लिश में कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। अब भाज्य संख्या में जो अन्य संख्याओं से विभाज्य हो, जो अन्य यानी दूसरी संख्याओं से इसमें भाग लग जाता हो, अन्य संख्याओं से विभाज्य हो। अब उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए कि 4 है, तो 4 में 4 को छोड़ करके 2 से भी भाग लग सकता है, तो ये 4 क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। इसके बाद 6 है, तो इसको 6 को छोड़ दो, 2 से भी भाग लगेगा, इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, तो इसलिए 6 क्या होगा? भाज्य संख्या। इसके बाद 8 है, तो 8 में किसका किसका भाग लग सकता है? 2 का भाग लग सकता है, 4 का भाग लग सकता है, तो यानी इसका गुणनखंड निकल सकता है, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। इसके बाद 9 है, तो 9 में 3 का भाग लग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। 10 है, तो 10 के अंदर 2 का भाग लगता है, 5 का भाग लग जाता है, तो भाज्य संख्या हो जाएगा 10।
इसके बाद 11 में तो किसी का भाग नहीं लगेगा, अभाज्य हो जाएगा। इसके बाद हम उदाहरण में ले लें 12, तो 12 में किसका किसका भाग लग सकता है, 2 का भी लग सकता है, 3 का भी लग सकता है, 6 का भी लग सकता है, तो 12 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसको थोड़ा ध्यान से अपने को समझना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या समझने से पहले हम लोग देखेंगे, थोड़ी देर पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे कि जेड की सभी संख्याएं परिमेय संख्या में आती है। इसके बाद जितनी अपूर्णांक संख्या थी, यानी बटे वाली, जितनी अपूर्णांक संख्या थी, अपूर्णांक संख्या में जैसे मान लो बटे वाला था 1/3, 1/5, 1/8, फिर अपूर्णांक में दशमलव में भी था 0.8, इस तरह से जेड की सभी संख्याएं अपूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आता है शांत दशांश। शांत दशांश का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में अगर हम भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। जैसे मान के चलो यहाँ है 15, 15 में अपने को 2 से भाग देना है, तो 2 7 14, 1 बचेगा। यहाँ दशमलव ला के यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 2 5 10, ये पूरा पूरा कट गया, यानी लास्ट में शेष 0 आ गया। तो इसका आंसर जो आया इसको हम क्या कहेंगे, शांत दशांश। शांत दशांश के बारे में विधिवत हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो भी दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए उसको हम कहते हैं शांत दशांश। तो शांत दशांश की सभी संख्याएं, शांत दशांश का मतलब हो जाएगा ऐसे 2.5, 1.7, कोई भी दशमलव वाली संख्या। शांत दशांश के बाद कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो भाग देने के बाद भी पूरी पूरी कटती तो नहीं है, परंतु एक निश्चित संख्या का पुनरावर्तन होता है। उदाहरण के लिए हम लोग ऐसा देखें कि अगर 10 में 3 का भाग दे दें, 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, दशमलव ला के यहाँ एक शेष बचेगा, दशमलव ला के 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिया 9, 1 बचेगा, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ाने के लिए फ्री है अपने, फिर 3 तिया 9, ऐसे डैश डैश आता जाएगा, यानी एक ही संख्या का पुनरावर्तन होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पुनरावर्तित दशांश। पुनरावर्तित दशांश 9th में हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लो कि 3.10 में हम 3 का भाग दिए तो 3.333 ऐसे आता था, तो 3 के ऊपर ऐसे बार लगा देते थे, या 1.12 के ऊपर बार लगा देते थे, यानी निश्चित संख्या ही बार बार आएगा, तो वो संख्या सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये तो परिमेय संख्या का हमने उदाहरण दे दिया कि इतनी इतनी संख्याएं आएगी परिमेय संख्या में। अब इसकी परिभाषा अगर पूछा जाए तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के स्वरूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परंतु इसमें एक शर्त है कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होना चाहिए। जहां डिनोमिनेटर है, यानी इसको हम कहते हैं हर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब उदाहरण के रूप में अगर सिर्फ 5 है तो उसको हम 5/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। दशमलव में अगर संख्या कोई हो, जैसे मान लो 2.5 है, तो इसको हम लोग ऐसे 25/10 लिख सकते हैं, बटे में आ गया, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर ऐसे 4 के बटे 0 रहे तो यह परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के स्वरूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। याद रखना,
समझने के लिए याद रखना कि जेड की सभी संख्याएं आती हैं परिमेय में, अपूर्णांक की सभी संख्याएं आती है परिमेय में, शांत दशांश भी आते हैं, पुनरावर्तित दशांश भी आते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो इसका सीधी सीधी एक लाइन की परिभाषा है कि जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय कहते हैं। जितनी परिमेय संख्याएं हैं इनको छोड़ने के बाद, इनको छोड़कर बाकी बहुत सारी संख्याएं बच जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में करड़ी के अंदर ऐसी संख्या लिखना है जिसका वर्गमूल ना निकले। जैसे वर्गमूल में 2 का वर्गमूल कन्फर्म नहीं निकलता, निकटतम मान लिया जाता है। करड़ी में 3, करड़ी में 5। अब ऐसे ही अगर करड़ी में 25 लिखे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यह अपरिमेय नहीं कहलाएगा। करड़ी वाली सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकले। अब दशमलव में भी अपरिमेय संख्या आती है। इस चैप्टर के अंदर हम फिर विधिवत पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो कि 1.21, 5, 7, 3, 8, 2, 5, 2, 7, 5, इस तरह से डैश डैश अनंत तक आता जावे। कोई निश्चित संख्या नहीं है जिसका बार बार पुनरावर्तन हो रहा है, कोई ना कोई बदल बदल के संख्या आ रही है, तो ऐसी भी संख्या अपरिमेय कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? कि जितनी परिमेय संख्या थी ये सभी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इस टॉपिक को ध्यान से समझना है क्योंकि इसी के बारे में 10वीं का पहला चैप्टर अपने को पढ़ना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, समुच्चय यानी सबको मिला दो, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, भाज्य को कंपोजिट नंबर, भाज्य को कंपोजिट नंबर, अभाज्य को प्राइम नंबर। अब देखिए कौन कौन सी संख्या इसमें आई हुई है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आता है, तो ये हम लोग इतना पढ़ सके, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। जेड की सभी संख्याएं आती है। इसके बाद कौन सी संख्या आती है? अपूर्णांक सभी संख्याएं आती है, अपूर्णांक यानी दशमलव में बटे में, ठीक है। इसके बाद शांत दशांश आते हैं। शांत दशांश के बाद पुनरावर्तित दशांश आते हैं। परिमेय संख्या के अंदर तो इतना आ गया। अब इसके बाद ये जितनी अपरिमेय बच गई है, इनको छोड़ के भी जो संख्या आती है वो सभी अपरिमेय संख्या भी आती है, और ये सब मिल करके क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। एक छोटा सा डायग्राम हम लोग देखें इसके लिए। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गया n का एक घेरा हो गया। अब प्राकृतिक संख्या में जब 0 मिलता था तो पूर्ण संख्या बनता था, यानी पूर्ण संख्या यहाँ पर हो जाएगा W, यानी W के अंदर पूरा पूरा प्राकृतिक संख्या आता था। W यानी पूर्ण संख्या के अंदर पूरी पूरी प्राकृतिक संख्या आती थी, ठीक है, 0 को छोड़ के। इसके बाद ये सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर आती थी। पूर्णांक का मतलब कि प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और 0 तीनों आता था। पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। इसके बाद सभी पूर्णांक परिमेय में आते थे। अभी हम लोग पढ़े कि परिमेय संख्या के अंदर सभी पूर्णांक आते हैं। देखिए यहाँ पर ये परिभाषा है, परिमेय संख्या के अंदर Z की सभी संख्याएं यानी सभी पूर्णांक आते हैं। तो परिमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं, याद रखना, Q से डिनोट करते हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्या इधर कहीं नहीं होती, अपरिमेय संख्या इधर कहीं नहीं आती, वो अलग ही रहती है, उसका समुच्चय अलग ही रहेगा, अपरिमेय का। अपरिमेय संख्या ये तो सब परिमेय के अंदर आ गया, ये हो गया अपरिमेय। अब सबको अगर मिला दिया जाए तो इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या का ये पूरा बड़ा वाला गोला है। अब वास्तविक संख्या के अंदर सभी
एन यानी प्राकृतिक संख्या आती है, वास्तविक संख्या के अंदर सभी डब्ल्यू यानी पूर्ण संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है।